तो दोस्तों अब हम आते हैं डायमंड पर। डायमंड दोस्तों इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ। ओके, यानी ये काफी हार्ड होता है और इसके इस हार्डनेस के कारण इसका जो यूज होता है, इसका यूज कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री में, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। कटिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग, इसके अलावा आभूषण में तो यूज होता ही होता है। अब हम देखते हैं कि डायमंड का निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये बेसिकली अर्थ के मेंटल में इसका फॉर्मेशन होता है और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ये जो वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है इसके कारण से हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उसी के रॉक्स में ये जो डायमंड है वो पाए जाते हैं और इस रॉक्स को हम लोग किम्बरलाइट रॉक भी कहते हैं। किम्बरलाइट रॉक दोस्तों, ये जो किम्बरलाइट रॉक है इसका नाम जो है आपका जो साउथ अफ्रीका में जो किम्बरली वाला जो क्षेत्र है उसके नाम से किम्बरलाइट रॉक दिया जाता है। इट इज अ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, इट ऑल्सो लाइक अ इग्नियस रॉक। इसमें जो है सो डायमंड पाए जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग कटिंग और पॉलिशिंग होता है। ये हमने देखा इंडिया नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर, यानी भारत में इसका जो प्रोडक्शन है मेजरली नहीं होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसमें एमपी का जो पन्ना बेल्ट है विंध्यान रेंज आपका एमपी से होकर यूपी और कुछ बाउंड्री जो है इसका विंध्यान रेंज का ये बिहार तक भी फैला हुआ है। तो पन्ना बेल्ट जो एमपी का है वहां पर बुंदेल डायमंड माइन में डायमंड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में आपका देवभाग और रायपुर ये वाला जो एरिया है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा और कोलार गोल्ड माइन, ये सब जो है सो कृष्णा रिवर बेसिन के नजदीक है। ये देख लें आप, कृष्णा रिवर बेसिन, यहाँ पर डायमंड देखने को मिलते हैं। नया रिजर्व पाया गया है कर्नाटका में रायचूर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी किम्बरलाइट फील्ड है, यानी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के जरिए जो है सो इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों इसके अलावा कुछ नए जो आपके गोल्ड के रिजर्व देखे गए हैं वो है आपका करूर एरिया, ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा ये देखिए पन्ना वाला जो एरिया हो गया और फिर पेन्नार वाला एरिया, पेन्नार रिवर के नज़दीक, पेन्नार रिवर बेसिन के नज़दीक देखा गया है। कृष्णा रिवर बेसिन में तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। और ये हो गया पन्ना माइंस। तो मैप में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डायमंड के रिजर्व और प्रोडक्शन पाए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, यानी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डायमंड के प्रोडक्शन होते हैं, तो रशिया जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉल्यूम के हिसाब से। और वॉल्यूम के बाद से अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में आपका बोस्वाना जो है सो नंबर 1 पे है, यानी रशिया हो गया वॉल्यूम के हिसाब से और फिर बोस्वाना। इसके अलावा जो है सो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में भी जो किम्बरली डायमंड माइंस है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसी के नाम से हमारा जो भारत में जो नए डायमंड के फील्ड्स पाए गए, उसकी खोज की गई, उसे किम्बरलाइट फील्ड्स नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। कार्बन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो दोस्तों ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैज मोर देन 95% कार्बन कंटेंट। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ग्रेड ऑफ कोल। ओके, चूंकि इसको जलाना मुश्किल होता है इसीलिए इसे फ्यूल में यूज नहीं करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ग्रेफाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुए। इसके अलावा दोस्तों अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो कार्बन कंटेंट में सबसे जो अधिक होता है वो होता है डायमंड, देन ग्रेफाइट, फिर एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट एंड देन पिट। पिट इज वेरी लो ग्रेड ऑफ कोल एंड डायमंड हैज कंटेंट 100% ऑफ कार्बन। देख लें, ये कंपेयर चार्ट में हमने दिखाया है 100% कार्बन और ग्रेफाइट में 95% कार्बन। इसके अलावा कुछ ग्रेफाइट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इट फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड
igneous rock. It is very soft. Graphite very soft होता है and it is resistant to heat. Heat resistant होता है and it also unreactive. ओके, इनके इन सारे प्रॉपर्टीज के कारण इसका उपयोग जो है बैटरी मेकिंग में किया जाता है, यानी बैटरी के निर्माण में किया जाता है। बैटरी के निर्माण में स्पेशली जो लिथियम आयन बैटरी है, यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंसिल के निर्माण में पाउडर ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिलाकर पेंसिल का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम लोग देखते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो डिफरेंस में तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया कि 95% कार्बन कंटेंट, मोर देन 95%, बट डायमंड हैज कंटेंट ऑलमोस्ट 100%. ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, डायमंड इज also a non-metallic mineral. When carbon is subjected to extreme heat and pressure in earth crust and mantle, यानी अर्थ क्रस्ट और मेंटल ये दो जगह से ग्रेफाइट का जो है सो निर्माण होता है, जो कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के जरिए बाहर आता है। लेकिन डायमंड का जो निर्माण है वो अर्थ के मेंटल में होता है और ये भी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के जरिए बाहर आता है। ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस ऑन द अर्थ एंड डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बट लेस देन ग्रेफाइट, यानी जो डायमंड की जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेफाइट से कम होती है। ग्रेफाइट के रिसोर्स की बात करें दोस्तों, सबसे अधिक भारत में ये आंध्र प्रदेश में 43%, देन जम्मू एंड कश्मीर 37% और झारखंड में 6%, ये पलामू रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो प्रोडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 37% इज फाउंड इन तमिलनाडु एंड देन 30% फाउंड इन झारखंड एंड देन 29% फाउंड इन उड़ीसा। अगर वर्ल्ड वाइड इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो चाइना हैज मोर देन 50% प्रोडक्शन, देन इंडिया हैज गॉट 20% एंड देन ब्राजील, यानी चाइना में जो ग्रेफाइट का प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक होता है। दोस्तों अब हम आते हैं माइका पे। माइका इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी और इसके कारण इसका जो उपयोग है इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है वहां पे माइका का इस्तेमाल इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। ग्लिटरिंग अपीयरेंस के कारण इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में होता है और टूथपेस्ट, यानी इस तरह की इंडस्ट्री में ग्लिटरिंग अपीयरेंस के कारण जो इसका इस्तेमाल है कॉस्मेटिक्स और टूथपेस्ट इंडस्ट्री में होता है। इंडिया हैज मोनोपोली इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, जो प्रोडक्शन है माइका का और एक्सपोर्ट इसमें इंडिया का मोनोपोली है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान और उड़ीसा। प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 93%, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। आंध्र प्रदेश में गुड्डूर माइका माइंस जो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर है। राजस्थान में जयपुर से उदयपुर यानी अरावली वाले जो एरिया है वहां पर माइका का प्रोडक्शन देखा जाता है। झारखंड में जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रिचेस्ट रूबी माइका पाया जाता है। फिर गिरिडीह, हजारीबाग और बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में गया, मुंगेर और भागलपुर, ये तीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर माइका अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, केरला में एलेप्पी और तमिलनाडु में मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर माइका के प्रोडक्शन देखे जाते हैं। और कर्नाटका में हसन और मैसूर वाले जो जिले हैं यहाँ पे माइका देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम दोस्तों एक एटॉमिक मिनरल है। एटॉमिक मिनरल के अंतर्गत कुछ अन्य मिनरल जिसके नाम हैं आपके लिथियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम इत्यादि। ओके, तो ये एटॉमिक मिनरल हो गया। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। इसके दो इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं, वो U92 238 और U92 235। ये सिल्वर ग्रे इसका कलर होता है और इसका जो उपयोग है, चूंकि ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है
तो इसका जो यूज़ है न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, न्यूक्लियर प्लांट में होता है। इसके अलावे मेडिकल पर्पसेस में भी, यानी कैंसर के इलाज में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है इसका उपयोग होता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि में। अब दोस्तों यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो रिजर्व है सिग्निफिकेंटली अगर इसकी बात करें तो इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। इंडिया इसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से एक्सपोर्ट करता है। चूंकि कुछ न्यूक्लियर संबंधी ट्रीटीज हैं जो इंडिया को जो है सो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, तो इंडिया उसको सॉर्ट आउट कर रहा है। न्यूक्लियर एनपीटी, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं जो इंडिया इसको सॉल्व कर रहा है। बट अगर भारत की बात करें, भारत में इसके अलावे कहाँ कहाँ पे इसके रिजर्व पाए जाते हैं, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के लार्जेस्ट रिजर्व पाए जाते हैं और प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश में इसका सबसे अधिक होता है। नेल्लोर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जो है सो यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावे जादूगोड़ा और उदयपुर, यानी जो झारखंड का जादूगोड़ा है और राजस्थान का उदयपुर, यहाँ पर यूरेनियम के जो रिजर्व हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावे दोस्तों अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश का जो शीशाचलम फॉरेस्ट है वहाँ पर, और तेलंगाना में श्रीशैलम वाले एरिया में, यहाँ पर यूरेनियम के जो भंडार हैं वो देखे गए हैं। तो ये रिसेंट अपडेट है। इसके अलावे ये केरला वाला जो एरिया है, केरला में जो पलक्काड है और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर थोरियम जो है सो थोरियम के जो मात्रा हैं वो देखे गए हैं। कोल्लम और पलक्काड डिस्ट्रिक्ट में जो मोनाजाइट सैंड है, यहाँ के जो मोनाजाइट सैंड है वहाँ थोरियम अधिकाधिक मात्रा में देखे गए हैं। और ये जो थोरियम है ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए या पावर रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में ये थोरियम एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इम्पॉर्टेंट आता है। थोरियम एक सिंगल प्योर सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है, अर्थात ये इसमें एनरिचमेंट की जरूरत नहीं होती है। एनरिचमेंट यानी इसके परिष्करण की जरूरत नहीं होती है। यूरेनियम को एनरिच करने की जरूरत होती है, बट थोरियम को परिष्कृत करने की जरूरत नहीं होती है। इसको सिंगल यूज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको जब तक एक्सपोज ना किया जाए, भड़काया ना जाए, तब तक रिएक्शन जो है स्टार्ट नहीं करती है। अर्थात अगर हम सिंगल सब्सटेंस थोरियम का उपयोग करेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली, जब ये सब्सटेंस एंड हो जाएगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इसका जो वेस्ट है, यानी जो इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो काफी कम समय के लिए रहता है यूरेनियम के जो वेस्ट के मुकाबले। यूरेनियम का जो वेस्ट है वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक सस्टेन करता है, बट जो थोरियम का वेस्ट है वो 200 से 400 साल तक के लिए सस्टेन करता है। और जैसा कि आपको हमने बताया है कि इनके पलक्काड और कोल्लम के मोनाजाइट सैंड में थोरियम की मात्रा देखी गई, थोरियम एबंडेंट मात्रा में देखी गई। अर्थात इंडिया जो है सो थोरियम के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है और इस मामले में वो अपनी पावर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और साथ ही साथ इस सब्सटेंस को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये एक पूरा डिटेल हो गया यूरेनियम और न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं थोरियम, इसके बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला मिनरल है वो जिंक, लेड एंड सिल्वर। ये जो जिंक, लेड, सिल्वर है ये आपका राजस्थान के जवार माइंस में इसकी माइनिंग यानी इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक मात्रा में होता है। हमने सिल्वर को पहले भी देखा है राजस्थान के जवार माइंस में। इसके अलावे आंध्र प्रदेश, एमपी, बिहार और महाराष्ट्र के जिंक, लेड और सिल्वर के प्रोडक्शन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। ये जो दोस्तों मिनरल है ये एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के अलावे कुछ मिनिमम अमाउंट में
इसमें सिलिका की भी मात्रा पाई जाती है, एल्यूमिना की भी मात्रा पाई जाती है, सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है और फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है। ये ऑलमोस्ट जितने भी जियोलॉजिकल सीक्वेंस हैं वहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है एक्सेप्ट गोंडवाना। यानी गोंडवाना सीरीज की रॉक को छोड़कर लगभग सारे रॉक के जो सीक्वेंस है वहाँ पर लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन का यूज ऑलमोस्ट 75% कह लें, मैक्सिमम इसका यूज जो है सो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। 16% के लगभग इसका इस्तेमाल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है। 4% के लगभग इसका केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। और इसके अलावे पेपर इंडस्ट्री में हो गया आपका, शुगर इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, यानी 75% सीमेंट, 16% आयरन स्टील, 4% केमिकल इंडस्ट्री और रेस्ट जो बचा हुआ आपका पेपर, शुगर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन का रिजर्व सबसे अधिक कर्नाटका में, देन आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, फिर एमपी और आंध्र। इसके अलावा लगभग सभी स्टेट्स में कुछ न कुछ अमाउंट में लाइमस्टोन की मात्रा पाई जाती है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में जो कैमूर रेंज है, कैमूर और भभुआ वाला जो एरिया है वहां पर लाइमस्टोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। डोलोमाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका CaCO3 × MgCO3। मैग्नीशियम के कार्बोनेट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये डोलोमाइट बनता है। अगर मैग्नीशियम की मात्रा मोर देन 10% हो तो ये डोलोमाइट बनता है। लेकिन अगर यही मात्रा मोर देन 45% हो जाए, यानी 45% से अधिक हो जाए, देन इट इज कॉल्ड ट्रू डोलोमाइट, यानी जो एक्चुअल जो कह लें वो डोलोमाइट हो गया। ये डोलोमाइट का रिजर्व सबसे अधिक हमारा एमपी में है, फिर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, फिर कर्नाटका और तेलंगाना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रिजर्व एमपी में सबसे अधिक है, प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोराइट। केमिकल फॉर्मूला इसका CaF2 और इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोर देन 80% जो फॉस्फेट है इसका निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। फ्लोरीन का भी निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है और इसके अलावे इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ यूरेनियम ऑल्सो। ओके, सेकेंडरी सोर्स ऑफ यूरेनियम के जो कुछ अंश है वो इसमें भी पाए जाते हैं। अगर इसके रिजर्व की बात करें तो झारखंड के जो सिंहभूम एरिया है वहां पे 34% रिजर्व पाया जाता है, फिर राजस्थान के अजमेर में 13% और फिर एमपी में 8%। प्रोडक्शन सबसे अधिक राजस्थान में 93% जो है सो प्रोडक्शन रॉक फॉस्फेट का या फॉस्फोराइट का राजस्थान में होता है, फिर एमपी में 7%। अगला है दोस्तों एपेटाइट। ये भी एक प्रकार का फॉस्फेट मिनरल है। रिजर्व इसके वेस्ट बंगाल में 57%, फिर झारखंड में 30% जो है सो इसके रिजर्व पाए जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो 2017-18 से लेकर अभी तक इसका प्रोडक्शन भारत में कहीं देखा नहीं गया है, यानी 2017-18 से इसका प्रोडक्शन टोटली बंद है और हम लोग एपेटाइट को इंपोर्ट के जरिए प्राप्त करते हैं, यानी प्रोडक्शन नहीं है तो हम लोग इसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर अगला आता है आपका सॉल्ट। बेसिकली गुजरात के कोस्टल एरिया में सॉल्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये क्षेत्र, यहाँ पर सॉल्ट का जो निर्माण है, सॉल्ट का जो प्रोडक्शन है वो अधिक मात्रा में होता है।